हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। अभी हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी पढ़ेंगे। पौधों में परिवहन, परिवहन क्या है, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले पौधों में संवहन ऊतक के रूप में जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जाइलम के द्वारा पौधे जड़ के में उपस्थित मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण करता है और जाइलम के द्वारा पौधों के पत्तियों तक पहुंचता है। पौधों की पत्तियों तक पहुंचने के बाद पत्तियां को जल मिल गई, क्लोरोफिल उपस्थित रहता है पत्तियों में एवं सूर्य की प्रकाश के माध्यम से वातावरण से CO2 लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का निर्माण होता है। भोजन का निर्माण होने के बाद पुनः पौधे फ्लोएम के माध्यम से, जो दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है, उनके माध्यम से पौधे पोषक पदार्थों को जड़ तक पहुंचाता है। पुनः जड़ से पोषक पदार्थ अन्य शाखाओं तक पुनः नीचे से ऊपर की ओर संवहन करता है। अर्थात पेड़ पौधों में उपस्थित मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण होता है, पुनः जाइलम ऊतक के द्वारा जल नीचे से ऊपर की ओर जाकर पौधों की पत्तियों तक पहुंचा देती है। पत्तियां के पास अगर जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति एवं सूर्य की प्रकाश उपलब्ध होने पर CO2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करती है, अर्थात भोजन बनाती है। पत्तियां पुनः तैयार भोजन को ग्लूकोज के रूप में परिणत करता है। तो ग्लूकोज पहले सुक्रोज के रूप में बदलता है, पुनः सुक्रोज का परिवहन पौधों में होता है। किस ऊतक के द्वारा? तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा। अब पुनः पत्तियां द्वारा तैयार भोजन फ्लोएम के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर ले जाकर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। बचा हुआ भोजन पुनः नीचे से ऊपर की ओर जाकर जाइलम ऊतक में संचित हो जाता है। इस प्रकार हम जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिख सकते हैं। जाइलम जड़ों से जल एवं घुलित खनिज लवण का परिवहन पत्तियों तक करता है। फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से जड़ एवं अन्य भागों तक करता है। जाइलम पदार्थों का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर करता है और फ्लोएम पदार्थों का परिवहन सभी दिशाओं में करता है, ऊपर से नीचे, पुनः नीचे से ऊपर की ओर। जाइलम निर्जीव ऊतक है अर्थात, और फ्लोएम सजीव ऊतक है। जाइलम की भित्ति बहुत मोटी होती है, इसकी भित्ति कम मोटी होती है। जाइलम ऊतक एक दिशा में गति करते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर, और फ्लोएम ऊतक द्विदिशीय में गति करता है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर, पुनः नीचे से ऊपर की ओर। अब पादपों में परिवहन के अंतर्गत, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंतर्गत, अब पहले हम यह जानेंगे परिवहन क्या है, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो सजीवों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। पौधों में परिवहन के अंतर्गत सबसे पहले यह जानेंगे, एक कोशिकीय पौधा के अंतर्गत शैवाल, यूग्लिना। एक कोशीय पौधा का आकार छोटा होता है और इनमें परिवहन विसरण विधि द्वारा हो जाती है। बहुकोशीय पौधा, वटवृक्ष, आम, पीपल, ये सभी पौधे बहुकोशीय पौधा के अंतर्गत आते हैं
बहुकोशीय पौधों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल बहुकोशिकीय, दूसरा जटिल बहुकोशिकीय। सरल बहुकोशिकीय का आकार छोटा होता है, लेकिन इसमें परिवहन की प्रक्रिया विसरण विधि द्वारा हो जाती है। लेकिन जटिल बहुकोशीय पौधों का आकार बड़ा रहने के कारण इनमें परिवहन की प्रक्रिया एक विशेष प्रकार के संवहन ऊतक के द्वारा संपन्न होती है। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल एवं घुलित खनिज लवण का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। अब पौधों में पदार्थों के परिवहन की किस प्रकार क्रियाविधि होती है? तो जल एवं खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन दो क्रियाओं के सहयोग से होता है। पहला स्थानांतरण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण के अंतर्गत पौधों में जल, खनिज लवण, खाद्य पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना स्थानांतरण कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन दूसरी विधि है वाष्पोत्सर्जन। पौधे जड़ के माध्यम से जितने जल का अवशोषण करते हैं उनका 10% भाग ही भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। बाकी 90% जल पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। यही प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके महत्व को लिखें। तो पौधों में पत्तियों के छिद्रों से अर्थात स्टोमेटा के माध्यम से जलवाष्प के रूप में बाहर निकलने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इनका महत्व है कि यह जल अवशोषण को नियमित करता है। दूसरा, पौधों में तापमान संतुलित रखता है। अब है संवहन ऊतक अर्थात वेस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं? तो संवहन ऊतक ऐसे ऊतक जो पौधों में पदार्थों को विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। पौधों में दो संवहन ऊतक पाए जाते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम के माध्यम से जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन होता है और फ्लोएम के माध्यम से भोज्य पदार्थों का संवहन द्विदिशीय में होता है। पादप में जल एवं खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो पादपों में जल एवं खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जड़ों में उपस्थित मूलरोम के द्वारा जल एवं खनिज लवण परासरण दाब द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। अब रसारोहण क्या है? तो जड़ों के मूलरोम से अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया रसारोहण कहलाती है। अब परासरण किसे कहते हैं? तो पदार्थ के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित होना ही परासरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? तो पादपों को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पादप पत्तियों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करती है, जिससे भोजन का निर्माण होता है। भोजन जब तैयार हो जाता है सुक्रोज के रूप में, तो अन्य भागों को स्थानांतरण संवहन ऊतक फ्लोएम के द्वारा कर देता है तथा खाद्य पदार्थों के अलावा अमीनो अम्ल एवं अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। क्योंकि भोज्य पदार्थ के कारण ही पौधे के विभिन्न अंगों में वृद्धि एवं विकास होता है, अतः पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलनी नालिका किसे कहते हैं? तो चलनी नालिका फ्लोएम का एक भाग होती है जो छिद्रित भित्ति वाले नालिका के आकार की होती है तथा पादप के सभी भागों में भोजन को ले जाने का कार्य करती है। चलनी नालिका कहाँ मिलती है? तो फ्लोएम में, जाइलम में, रिक्सिया में पाई जाती है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या डिफरेंस है? तो एक दिशीय स्थानांतरण के अंतर्गत इनकी एक ही दिशा में स्थानांतरण होता है। द्विदिशीय में पदार्थों का स्थानांतरण दो दिशा में होती है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। इसमें स्थानांतरण नीचे की ओर ही होती है और इसमें स्थानांतरण दोनों दिशा अर्थात ऊपर से नीचे फिर नीचे से पत्तियों तक। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है।
यह एक चलनी नालिका होती है जिसमें कई छिद्र होते हैं। इन्हीं चलनी नालिकाओं के द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में होता है और पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। पादपों में जल और खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है? तो पादप में जल और खनिज लवण का अवशोषण जड़ मिट्टी से करता है, जो आयन के रूप में कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम आदि को जाइलम के माध्यम से पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इस रूप से पादप में जल और खनिज लवण का अवशोषण संपन्न होता है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? तो जितने भी उच्च संगठित पादप के अंतर्गत आते हैं उसमें वहन तंत्र के दो घटक हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल एवं घुनित खनिज लवण को भूमि से शोषित करके पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचा दिया जाता है। फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में तैयार भोजन को पादप के अन्य भागों तक ले जाने का काम करती है। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव प्लाज्मा। रक्त पटकानों का मुख्य कार्य रक्त को जमने में सहायता प्रदान करना। फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा सीरम। रक्षी कोशिका पाई जाती है पत्तियों में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है पौधों में। लसिका का रंग होता है हल्का पीला। पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। जब जल का निष्कर्षण होता है पत्तियों के द्वारा तो वह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक पारिस्थितिक प्रक्रिया है। युग्लिना में पदार्थों के परिवहन कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो जितने भी एक कोशीय पौधे हैं उसमें परिवहन की क्रिया विसरण क्रिया द्वारा हो जाती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो फूल में, तना में और पत्ता में। मानव हृदय किस तंत्र का एक भाग है? तो परिवहन तंत्र का। एक कोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण विधि द्वारा हो जाती है। अस्थि क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो रक्त में उपस्थित आरबीसी में लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिनके कारण गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वातरग्न के द्वारा, रग्न के द्वारा, जड़ की सतह से। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। लेंटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल, बरगद एवं कनेर के पौधे में। रक्त क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? स्टार्च के रूप में। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। पौधों में श्वसन होता है पत्तियों के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रग्न अर्थात स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण विधि द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम दो दिशीय होती है इसलिए ऊपर और नीचे दोनों ओर होती है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में। हृदय के वेसवों का शिथिलन एवं संकुचन क्रमशः कहलाते हैं तो डायस्टॉल एवं सिस्टॉल। डायस्टॉल 120 mm और सिस्टॉल 80 mm। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। धमनी की दीवार का मोटा होना तथा कम लचीला होना किसका लक्षण है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मनुष्य के हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? दायां आलिंद की दीवार में। पौधों में किस पदार्थ का संवहन द्विदिशीय होता है? तो खाद्य पदार्थों का, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। किसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है? तो मनुष्य में। संपूर्ण रक्त का कितना भाग कणिकाओं का बना होता है? 45%। लाल रक्त कोशिका के हीमोग्लोबिन का एक अणु O2 के अर्थात ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ संयोग करता है? तो 4। प्लीहा के लिए कौन सही है? प्लीहा रक्त बैंक कहलाता है, रक्त का कबरगाह भी कहलाता है। श्वेत रक्त कणिका से हिपेरिन स्राव करता है बेसोफिल का। हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव को क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम द्रव। कौन शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो लिम्फोसाइट्स।
टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने वीडियो तैयार किया है। नहीं होगा तो आप पीछे आइकॉन में देख लीजिए। हृदय में फेफड़ा से रक्त आता है बायां आलिंद से। हृदय के संकुचन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर हृदय के किस भाग में पाया जाता है? दायां आलिंद। रक्त परिवहन तंत्र की किस रचना में कपाट नहीं होते हैं? तो धमनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे सटीक भाषा में नोट्स प्रोवाइड किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बड़ी मेहनत से तैयार करता हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए।